लिविंग और मॉलिक्यूल समझ रहे हो। यस सर। तो वैसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिम्स में पाए जाते हैं उनको कहा जाता है बायोमॉलिक्यूल्स। और वे सारे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिम्स में पाए जाते हैं वो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। तो बायोमॉलिक्यूल्स को डिफाइन कर सकते हो, कार्बन कंपाउंड्स which are found in living tissues. Biomolecules refer to all the carbon compounds which are found in living tissues. ये सारे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन पाया जाता है लगा दो पंखा और लिविंग टिश्यूज में पाए जाते हैं उनको कहते हैं बायोमॉलिक्यूल्स। टर्म से ही जाहिर है। अब जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिम्स में। तो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं उन सबों का केमिकल कंपोजिशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, बैक्टीरिया हो, प्रोकैरियोट्स हो, यूकैरियोट्स हो। जो डाइवर्स लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं उन सबों का केमिकल कंपोजिशन और जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं वो रिमार्केबली सिमिलर होते हैं। कुछ डिफरेंसेस, माइनर डिफरेंसेस पाए जाते हैं, लेकिन जो ग्रॉस केमिकल कंपोजिशन है या ग्रॉस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं सबों में सिमिलर होती है। दूसरा पॉइंट यही है, केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक रिएक्शंस appear to be remarkably similar in diverse living organisms. ठीक है। अब जो लिविंग टिश्यू का एलिमेंटल कंपोजिशन होता है, एलिमेंटल कंपोजिशन का मतलब किस तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं, और जो नॉन लिविंग मैटर है लिविंग टिश्यूज का और जो नॉन लिविंग मैटर है से अर्थ क्रस्ट है, दोनों का एलिमेंटल कंपोजिशन भी सिमिलर होता है। अच्छा, जिस तरह का एलिमेंटल कंपोजिशन, जिस तरह के एलिमेंट्स लिविंग टिश्यूज में पाए जाते हैं उसी तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं नॉन लिविंग मैटर में या अर्थ का जो क्रस्ट है। क्रस्ट समझते हो? यस सर। अर्थ क्रस्ट समझते हो? यस सर। क्या बोलो। अर्थ क्या होता है? क्रस्ट क्या होता है? अर्थ का सबसे बाहरी लेयर। हाँ, सबसे बाहरी लेयर। ऐसे क्रस्ट का मतलब होता है पपड़ी, लेकिन जो आउटर मोस्ट लेयर है अर्थ का, जो पतला रॉकी शेल का बना हुआ है उसको कहते हैं अर्थ क्रस्ट। Sir, the innermost part of the earth. क्या? Sir, innermost part. इनर मोस्ट नहीं, आउटर मोस्ट। इनर मोस्ट होता है इनर कोर, उसके बाद होता है आउटर कोर, उसके बाद होता है मेंटल होता है, और उस सबसे बाहर में होता है क्रस्ट। तो कनिया कुछ नहीं पढ़ ले। ठीक है। तो सबसे बाहरी लेयर होता है, पतला लेयर होता है, सबसे पतला लेयर यही होता है अर्थ में, क्रस्ट, बाकी लेयर्स की तुलना में। कर रहा होगा गलती तो से अर्थ क्रस्ट का या जो नॉन लिविंग मैटर है उसमें उसी तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिस तरह के एलिमेंट्स पाए जाते हैं लिविंग टिश्यूज में। तो तीसरा पॉइंट है द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यूज and non-living matter, earth crust, appear also to be similar, but relative amount of carbon, hydrogen, nitrogen and oxygen is higher in living systems than inanimate or non-living matter. Elemental composition सब दोनों का सिमिलर होता है, लेकिन फर्क क्या होता है
कि जो लिविंग देख लिया जो लिविंग सिस्टम है, जो लिविंग टिश्यूज हैं, उनमें कुछ एलिमेंट्स का अमाउंट ज्यादा होता है, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है या फास्फोरस है, उसका अमाउंट जो नॉन लिविंग मैटर है उसकी तुलना में ज्यादा होता है। ठीक है। और उसी तरह से जो अर्थ क्रस्ट है उसमें कुछ एलिमेंट्स लिविंग टिश्यूज की तुलना में ज्यादा पाए जाते हैं, जैसे सल्फर है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये सब अर्थ क्रस्ट में लिविंग टिश्यूज की तुलना में ज्यादा पाए जाते हैं। बस यही फर्क है, लिविंग में ज्यादा। नहीं तो दोनों का एलिमेंटल कंपोजिशन सिमिलर होता है। लिविंग टिश्यूज में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का अमाउंट नॉन लिविंग मैटर की तुलना में ज्यादा होता है, जबकि नॉन लिविंग मैटर में या अर्थ क्रस्ट में सल्फर है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, इनका अमाउंट लिविंग टिश्यूज की तुलना में ज्यादा होता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म में सबसे ज्यादा किसी एक केमिकल सब्सटेंस का अमाउंट देखा जाए तो सबसे ज्यादा अमाउंट पाया जाता है वाटर का। वाटर इज द मोस्ट abundant chemical substance present in living system. बोलो, ठीक है? यस सर। अब देखो, एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज कैसे करेंगे? तो केमिकल कंपोजिशन एनालाइज करने के लिए कोई लिविंग टिश्यू लिया जाता है। अब लिविंग टिश्यू में हम ले सकते हैं प्लांट का कोई पार्ट ले सकते हैं या पीस ऑफ लिवर, जिसमें लिखा हुआ है वेजिटेबल, और एनिमल का कोई पार्ट लिया जाता है। एनिमल के पार्ट में लेते हैं लीवर लेते हैं, ए पार्ट ऑफ लीवर। प्लांट का कोई वेजिटेटिव पार्ट ले लेते हैं और एनिमल में लीवर ले लेते हैं। लीवर पीस ऑफ, तो दोनों में से कोई लिया जा सकता है। अब जो पार्ट लिया गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म से उसको ग्राइंड किया जाता है। ग्राइंड किया जाता है मोर्टार एंड पेसल। मोर्टार एंड पेसल समझते हो? खरल मूसली जानते हो? नहीं, जिसमें कुटा जाता है खरल मूसली, जिसमें धान कुटा जाता है। यस सर। अरे जिसमें कुछ सब पीसा जाता है, जैसा लंबा जैसा होता है और वो बॉल टाइप का होता है। किसने सीता मैया के डोल के देना हमको ना बोलेंगे तो उसी में उसको पूरी तरह से ग्राइंड कर दिया जाता है और उसके लिए यूज करते हैं। जैसे मान लो कि चटनी बनानी है, धनिया की चटनी बनानी है, उसमें मिर्च वगैरह डाल दिए, या अभी मौसम है आंवला का, आंवला डाल दिए, और उसको ऐसे तो आजकल ग्राइंडर में लोग ये कर लेते हैं, उसको पीस लेते हैं। तो पीसने के लिए उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा पानी मिलाते हैं। तो यहाँ पे पानी न मिलाकर मिलाया जाता है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड Cl3COOH भी पूछ सकता है। ठीक है। एसिटिक एसिड क्या होता है? एसिटिक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड। अब C के साथ जो 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तीनों को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन। अच्छा, तो क्या हो गया? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अच्छा, मतलब एसिटिक CH3 तो उसी को डालकर ग्राइंड किया जाता है। इसके कारण एक थिक स्लरी बनता है। स्लरी का मतलब हो गया विस्कस, गाढ़ा, गाढ़ा घोल टाइप का। सर बोल दोगे, जब पीस दोगे तो कुछ बनेगा ना। अब जो थिक स्लरी बना, इसको फिल्टर किया जाता है। फिल्टर किया जाता है या तो चीज क्लॉथ से या कॉटन से। कॉटन
पे रख के या चीज क्लॉथ, चीज तो दो भाग में बढ़ जाएगा। मेरा माइक चालू है एक नीचे चला जाएगा, दिखा जाओगी जिसको कहते हैं फिल्ट्रेट कहते हैं, और जो बच जाएगा चीज क्लॉथ पे या कॉटन का जो क्लॉथ है जिसे हम छान रहे हैं, स्टेन कर रहे हैं, उसपे जो बच जाएगा उसको कहते हैं रिटेंट कहते हैं। तो जो फिल्ट्रेट होता है, जो नीचे पे चला गया है लिक्विड जो है, और एसिड उसको कहते हैं एसिड सोल्यूबल पूल। जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड लिया गया है उसमें वो डिसॉल्व कर गया है, यस और उसी के साथ वो नीचे चला गया फिल्ट्रेट के रूप में। सर। और जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में डिसॉल्व नहीं किया, जो उसमें सोल्यूबल नहीं था, वो रिटेंट के रूप में रह गया। दो भाग में बढ़ गया, 2 फ्रैक्शंस हो गए। एक हो गया फिल्ट्रेट और एसिड सोल्यूबल पूल। जो फिल्ट्रेट और एसिड सोल्यूबल पूल है, इट कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बहुत तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर वेट रेंज करता है 18 डाल्टन टू 800 डाल्टन, मतलब लेस देन 1000 डाल्टन। डाल्टन मतलब 1 डाल्टन जो फिल्ट्रेट है, जिसको एसिड सोल्यूबल पूल कह रहे हैं, जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिसॉल्व कर गए हैं, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर वेट वेरी करता है फ्रॉम 18 डाल्टन टू लेस देन 1000 डाल्टन। यहाँ पर 800 लिखा हुआ है, लेस देन 1000 डाल्टन। और जो रिटेंट है, जो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन है, उसमें कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा होता है। ऐसा नहीं, मतलब कंफ्यूजन नहीं करना है। 10,000 डाल्टन से ज्यादा। तो दो तरह के फ्रैक्शंस मिलेंगे। ये वाला सर 4 बार बता चुके। एक फ्रैक्शन हो गया फिल्ट्रेट, हो गया एसिड सोल्यूबल पूल उसको कहते हैं। उसमें वैसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, हम भी वहीं पढ़ रहे हैं, 18 डाल्टन से 1000 डाल्टन के नीचे। और जो रिटेंट होता है, जो एसिड इनसोल्यूबल पूल होता है, उसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है। बोलो नहीं? समझे? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। नो सर। और क्या? और क्या बोल रहे थे? तो बोलेंगे कि अब देखो, बायोमॉलिक्यूल्स अब जो बायोमॉलिक्यूल्स या केमिकल कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिम्स में पाए जाते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। ये 18 है ना? पहला हुआ अरे 10,000 those which have molecular weight less than 1000 Dalton are usually referred to as micromolecules or simply biomolecules. They are found in acid soluble fraction except lipids. पढ़े बायोमॉलिक्यूल्स जो लिविंग ऑर्गेनिम्स में पाए जा रहे हैं, उनके 2 टाइप्स हो गए। एक को कहते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स, वैसे बायोमॉलिक्यूल्स, वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो एसिड सोल्यूबल पूल में पाए जाते हैं और जिनका मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन होता है, उनको कहते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स। और वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो रिटेंट में पाए जाते हैं, एसिड इनसोल्यूबल पूल में पाए जाते हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है, उनको कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो बायोमॉलिक्यूल्स 2 तरह के हो गए, माइक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। माइक्रोमॉलिक्यूल्स वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 18 डाल्टन से
1000 डाल्टन तक होता है और ये पाए जाते हैं एसिड सोल्यूबल पूल में, मतलब फिल्ट्रेट में पाए जाते हैं। और मैक्रो मॉलिक्यूल्स वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है और ये पाए जाते हैं रिटेंट में एसिड इंसोल्यूबल पूल में। लेकिन एक यहाँ पर एक्सेप्शन है, लिपिड्स। लिपिड्स एक्चुअली माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन ये पाए जाते हैं, यदि माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं तो इनको पाया जाना चाहिए था एसिड सोल्यूबल पूल में, फिल्ट्रेट में पाया जाना चाहिए था। लेकिन माइक्रो मॉलिक्यूल्स होने के बावजूद ये पाए जाते हैं रिटेंट में पाए जाते हैं, एसिड इंसोल्यूबल पूल में पाए जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है हम आगे इसको बताएंगे। बताइएगा, जरूर बुलाइएगा ना सर। बताओ। अब जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल्स में किस तरह के कंपाउंड्स आते हैं? तो अमीनो एसिड्स आते हैं, मोनोसैकेराइड्स हैं, डाइसैकेराइड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल है, फॉस्फोलिपिड्स हैं, फैट्स हैं, वायल्स हैं, नाइट्रोजनस बेसेस हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, ये सब नाइट्रोजनस बेसेस हैं। और न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स कहते हैं सुगर प्लस बेस, न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड्स, सुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट। इन्हीं न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर होता है न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए। ये सब माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। माइक्रो मॉलिक्यूल्स में अमीनो एसिड्स होते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे मोनोसैकेराइड्स हैं, डाइसैकेराइड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल है, फॉस्फोलिपिड्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, फैट है, वायल है, नाइट्रोजनस बेसेस हैं, न्यूक्लियोसाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये सब माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। चिपचिपा हुआ है सब, ग्लिसरॉल वगैरह चिपचिपा। बोलो। यस सर। बोलते हैं। हुआ क्लियर? यस सर। सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes. अब देखो दूसरा बी में, those which are found in acid insoluble fraction are called macromolecules or biomacromolecules. They have molecular weight in the range of 10,000 daltons and above. They are polymers. जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स जिनका साइज 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है, जो पाए जाते हैं इन एसिड इनसोल्यूबल पूल में, ये सब पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर का मतलब क्या होता है? बहुत सारे यूनिट्स आपस में लिंक्ड होकर बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। जैसे मान लो कि अमीनो एसिड, माइक्रोमोलिक्यूल है अमीनो एसिड। अब बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में लिंक्ड होकर बनाएंगे प्रोटीन, तो प्रोटीन इज पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड्स। उस तरह से मान लो कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज हो गया, एक यूनिट हो गया, और थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपस में लिंक्ड हो जाते हैं और बना देते हैं, स्टार्च बना देते हैं, या सेलुलोज बना देते हैं, या ग्लाइकोजेन बना देते हैं। तो ये क्या हो गया? पॉलीसैकेराइड हो गया। तो ये पॉलीमर हो गया। ठीक है। न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में सुगर होता है, बेस होता है, फॉस्फेट होता है। तो ये एक यूनिट हो गया, मोनोमर हो गया। अब इस तरह के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में लिंक होकर बनाते हैं डीएनए एंड आरएनए, न्यूक्लिक एसिड बना देते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए एंड आरएनए क्या हो गया? पॉलीमर हो गया। तो जितने माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ऑल माइक्रोमोलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स। वही है, दे आर पॉलीमर्स। Living organisms have 3 types of macromolecules. Proteins. Proteins are polymers of amino acids. Nucleic acids, DNA and RNA are polymers of nucleotides. And polysaccharides. Polysaccharides are polymers of monosaccharide. Glucose या fructose,
इसका पॉलीमर होता है। तो ऑल मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर पॉलीमर्स। न्यूक्लियोटाइड में क्या लिखना है? न्यूक्लिक एसिड में बोलो। लगा दिया नारे में। न्यूक्लिक एसिड नहीं, न्यूक्लियोटाइड। तो पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड हुआ है न्यूक्लिक एसिड। बोलो, क्लियर है? यस सर। यस सर। जी सर। अब इसमें है कि एसिड सोल्यूबल पूल माइक्रोमॉलिक्यूल्स रिप्रेजेंट्स रफली द साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन। ये जितने माइक्रोमॉलिक्यूल्स हैं ये कंपोज करते हैं साइटोप्लाज्म को। द मैक्रोमॉलिक्यूल्स फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेल्स बिकम द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। और जो उसके मैक्रोमॉलिक्यूल्स हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं या दूसरे ऑर्गेनेल्स में पाए जाते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं उसकी इनसॉल्युबल एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन को। टुगेदर दे रिप्रेजेंट द इंटायर केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यूज और ऑर्गेनिम्स। जितने लिविंग टिश्यूज हैं या ऑर्गेनिम्स हैं ये दोनों तरह के कंपाउंड्स के बने होते हैं। माइक्रोमॉलिक्यूल्स भी होते हैं और मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी होते हैं। सामने ये ना अब एक टर्म है मेटाबोलाइट। मेटाबोलाइट समझते हो? टोटल सम केमिकल रिएक्शन ऑफ बॉडी। कोई भी बायोमॉलिक्यूल जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में भाग लेता है उसको कहते हैं मेटाबोलाइट। कोई भी बायोमॉलिक्यूल जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में भाग लेता है उसको कहते हैं मेटाबोलाइट। तो बायोमॉलिक्यूल्स which take part in metabolic reactions are referred to as metabolites। और मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या हुआ? तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसको कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिक रिएक्शन। तो कोई भी बायोमॉलिक्यूल जो मेटाबॉलिक रिएक्शन में भाग लेता है उसको कहते हैं मेटाबोलाइट। अब मेटाबोलाइट दो तरह के होते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं वैसे बायोमॉलिक्यूल्स को जिनका फंक्शन या जो रोल है वो नोन है, पता है कि इनका क्या फंक्शन, इनका क्या रोल है मेटाबॉलिक रिएक्शन में, ये पता है, उनको कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शंस and play known roles in the normal physiological processes। जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं इनका फंक्शन नोन है, आइडेंटिफाइड है और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में इनका रोल भी पहले से पता है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में फिर एग्जांपल्स आ गए वही सब जितने माइक्रोमॉलिक्यूल्स का एग्जांपल देखे हो, अभी माइक्रोमॉलिक्यूल्स का एग्जांपल देखे हो, ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। ऑल माइक्रोमॉलिक्यूल्स आर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। जैसे वही सब एग्जांपल फिर देखो, शुगर्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, राइबोज एटसेट्रा, अमीनो एसिड्स, ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरीन एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, नाइट्रोजनस बेसेस, न्यूक्लियोसाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। ये भी देखो ये सब एग्जांपल्स किसके हैं? माइक्रोमॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स हैं। तो इन सारे माइक्रोमॉलिक्यूल्स का जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, इनमें रोल पूरी तरह आइडेंटिफाइड है। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को माइक्रोमॉलिक्यूल्स को कहा जाता है, इस तरह के बायोमॉलिक्यूल्स को कहा जाता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। तो all micromolecules are primary metabolites। बोलो। जी सर। अब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं तो उनमें फर्क यही है प्राइमरी और सेकेंडरी में कि प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का रोल पता है, they have identifiable role to play in physiological processes। लेकिन जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं इनका फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में रोल क्या है ये एग्जैक्टली नोन नहीं है।
इनका कोई रोल है भी या नहीं है इसकी जानकारी नहीं है। इनका दूसरा यूज हो सकता है, लेकिन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इनका एग्जैक्ट रोल पता नहीं, यदि होगा भी तो अभी पता नहीं। इस तरह के बायोमॉलिक्यूल्स को कहते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, और ये पाया जाता है प्लांट में, फंगल एंड माइक्रोबियल सेल्स में। जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं वो कॉमन है प्लांट्स में, या फंजाई में भी पाए जाते हैं, और बैक्टीरिया वगैरह में, माइक्रोबियल सेल्स में भी पाए जाते हैं। अच्छा। Role or functions of all the secondary metabolites in host organisms is not yet known. Many of them are useful to human welfare. इनमें से बहुत सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं जिनका जिन प्लांट्स में पाए जा रहे हैं, जिन ऑर्गेनिम्स में पाए जा रहे हैं, वहां पे उनका क्या रोल है ये पता नहीं है, लेकिन ह्यूमंस के लिए ये यूजफुल है। इनमें से बहुत ऐसे हैं जो ह्यूमंस के लिए यूजफुल है। अब इनको कई कैटेगरीज में बांटा गया है, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नीट में बराबर क्वेश्चन पूछता है कुछ ना कुछ इसमें से। तो इसमें एक होते हैं पिगमेंट्स, तो पिगमेंट्स में कैरोटिनॉइड, एंथोसायनिन एटसेट्रा। एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड्स कहते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स के। तो प्लांट्स में बहुत सारे एल्केलॉइड्स बनते हैं। इसमें दो ऐसे दिया हुआ है, एनसीईआरटी के बुक में दो ही दिया हुआ है, तो हम दो ही दे दिए हैं, मॉर्फिन, कॉर्डीन। और ये सब पहचाना है कि सब है क्या, ये मैच करने के लिए दे देता है। एक तरफ दे देगा एल्केलॉइड, दूसरी तरफ दे देगा मॉर्फिन या कॉर्डीन, मैच कराएगा। बहुत तरह के एल्केलॉइड्स होते हैं, एट्रोपिन है, निकोटीन है, कॉल्चिसिन है, ये सब एल्केलॉइड्स हैं। बहुत तरह के एल्केलॉइड्स होते हैं, एंड एल्केलॉइड्स आर वेस्ट प्रोडक्ट्स विच कंटेन नाइट्रोजन। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को कहते हैं एल्केलॉइड्स। उस तरह से टर्पेनॉइड, टर्पेनॉइड एक ग्रुप है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जिसका यूनिट होता है आइसोप्रीन। आइसोप्रीन 5 कार्बन एटम्स का बना होता है। मोनोटर्पीन 10। 2 आइसोप्रीन यूनिट्स मिलकर बनाते हैं मोनोटर्पीन। 3 आइसोप्रीन यूनिट्स मिलकर बनाते हैं सेस्क्यूटरपीन। 4 आइसोप्रीन यूनिट्स मिलकर बनाते हैं डाइटरपीन। तो आइसोप्रीन, मोनोटर्पीन, सेस्क्यूटरपीन, डाइटरपीन, ये सब टर्पेनॉइड्स हैं। इसेंशियल ऑयल्स, लेमन ग्रास है। अब देखो इसेंशियल ऑयल का मतलब क्या होता है? दो तरह के वैसे ऑयल्स वोलेटाइल जो वोलाटाइल होते हैं। लिख लो नहीं कर मैं ही है। वोलाटाइल का मतलब यदि उनको छोड़ दिया जाए उड़ जाते हैं तो वो उड़ जाएंगे, जो बोलो उनको कहते हैं इसेंशियल ऑयल्स। तो बहुत ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे ऑयल्स मिलते हैं जो एडिबल ऑयल्स नहीं होते हैं। एडिबल ऑयल्स नहीं है, वो सुगंधित होते हैं। सोप वगैरह, साबुन वगैरह ये सब बनाने में लेमन ग्रास रोज काम आते हैं। जैसे रोज ऑयल है, जैस्मिन ऑयल है, लेवेंडर ऑयल है, यूकलिप्टस ऑयल है, इस तरह के सैंडल ऑयल है, यूकलिप्टस ऑयल है, उनको कहते हैं इसेंशियल ऑयल। और वैसे ऑयल्स जो इवेपोरेट नहीं करते हैं रूम टेम्परेचर पे, उनको कहते हैं नॉन इसेंशियल ऑयल्स। तो जितने एडिबल ऑयल्स हैं जैसे मस्टर्ड ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, या जितने ऑयल्स, ग्राउंडनट का ऑयल है, मेज का ऑयल है, जो हम लोग सब्जी वगैरह बनाने में यूज करते हैं, वो सब नॉन इसेंशियल ऑयल्स हैं। नॉन इसेंशियल का मतलब यहाँ पे शाब्दिक अर्थ नहीं लेना है कि अनावश्यक नहीं है, वो वोलाटाइल नहीं है, इवेपोरेट नहीं करते हैं, उनको कहते हैं नॉन इसेंशियल ऑयल्स। और इसेंशियल ऑयल्स जो इवेपोरेट कर जाते हैं, ये सुगंधित होते हैं, सूप वगैरह बनाने में यूज किए जाते हैं। तो इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है लेमन ग्रास ऑयल। तो बहुत तरह का ऑयल है उस तरह, लेवेंडर ऑयल, जैस्मिन ऑयल, सैंडल ऑयल, रोज ऑयल। टॉक्सिन्स, वैसे सब्सटेंसेस जो टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, उनको टॉक्सिन्स कहते हैं। तो इसको एकदम याद रखना, टॉक्सिन्स में एब्रीन, रिसीन, ये सब टॉक्सिन्स हैं। सब मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछता है
जब 2-4 साल का क्वेश्चन देखोगे तो नीट का क्वेश्चन में मिल जाएगा। भर भर के लिख एब्रीन, रिसीन, ये सब टॉक्सिन्स हैं। एक है लेक्टिन्स, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है नीट का। सब वहां से लेकर लेक्टिन्स होते हैं कॉन्केनेवालिन ए, कॉन्केनेवालिन ए। ड्रग्स, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन। ड्रग्स का मतलब जो डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज किया जाए उनको कहते हैं ड्रग्स। बहुत ऐसे प्लांट्स हैं जिनसे ड्रग्स मिलते हैं, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस के प्लांट्स होते हैं, जैसे विनब्लास्टीन, कॉन्केवलिन है, करक्यूमिन एटसेट्रा। कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन होता है। पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस जैसे रबर है, गम्स हैं, सेलुलोज है, ये सब पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। ठीक है। अब यहाँ पे एक लेक्टिन दिया हुआ है, लेक्टिन जो जिसका एग्जांपल है कॉन्केनेवालिन ए। तो लेक्टिन क्या होता है? तो लेक्टिन्स आर कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स। वैसे प्रोटीन्स जिनके साथ कार्बोहाइड्रेट बाइंड करते हैं उनको कहते हैं लेक्टिन्स। लेक्टिन्स आर कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स। लेक्टिन्स प्रोटीन्स हैं जिनके साथ बाइंड करते हैं कार्बोहाइड्रेट, विच आर हाईली स्पेसिफिक फॉर शुगर ग्रुप्स। और जो प्रोटीन्स होते हैं बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, उनके साथ कुछ खास तरह के ही कार्बोहाइड्रेट्स बाइंड कर सकते हैं। एंड पार्ट्स ऑफ अदर मॉलिक्यूल्स एंड कॉज एग्लूटिनेशन ऑफ पार्टिकुलर सेल्स। इनके कारण एग्लूटिनेशन होता है। एग्लूटिनेशन का मतलब होता है क्लम्पिंग हो जाता है, सेल्स एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं, गुच्छा बन जाता है। जैसे ब्लड वेसल में आरबीसी का एग्लूटिनेशन हो जाता है। एंटीजन एंटीबॉडी यदि इनकॉम्पैटिबल होता है, दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग होता है, यदि एंटीजन ए है और एंटीबॉडी भी ए है तो एग्लूटिनेशन हो जाता है। तो उसी तरह से इस तरह के सेल्स जिनमें प्रोटीन्स के साथ इस तरह का मैचिंग कार्बोहाइड्रेट जुड़े होते हैं वो सब आपस में क्लम्प कर जाते हैं, इसको कहते हैं एग्लूटिनेशन। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को अच्छी तरह देख लेना, ये बार बार क्वेश्चन पूछा है इसमें से। तो मेटाबोलाइट्स दो तरह के हो गए, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जिनका रोल पता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिनका रोल पता नहीं है। और जितने प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं वो सब माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं। तो माइक्रोमोलिक्यूल्स के एग्जांपल्स हैं वही प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के हैं। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिनका रोल यदि है भी तो अभी तक पता नहीं है। इनको कई कैटेगरीज में बांटा गया है। ये पाए जाते हैं प्लांट्स में या फंगस में पाए जाते हैं या माइक्रोबियल सेल्स में पाए जाते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में रोल मालूम नहीं है, बट मेनी ऑफ देम हैव यूजफुल रोल टू प्ले इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है। हेलो। यस सर। हेलो। तो अब इंड करते हैं। यस ओके सर, नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। रिजवा सतीश भाई लोग आ रहे हैं।